वेलकम एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कॉमर्स लर्नर्स में। हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 12th बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस। इस डेली क्लासेस में आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाए। वीडियोज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो लोग जुड़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे प्रबंध का परिचय, महत्व, क्षेत्र। तो इसमें हम लोग उसकी प्रकृति पढ़ रहे थे। प्रकृति में हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं, अब हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एवरीवन, हम लोग प्रबंध की प्रकृति पढ़ रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रबंध की प्रकृति एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ एक लेंथी टॉपिक भी है। तो इसे पूरे फोकस के साथ पढ़ो और इसके एक एक टॉपिक से एक एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी बनता है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग इस पर फोकस करके चलेंगे, इसे समझ के और अपने नोट्स बनाते हुए चलो। जब तक ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तब तक मैं आपके नोट्स भी आप साथ साथ में बनाते रहो, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। हमने 2 टॉपिक कल कर लिए थे, प्रबंध बहुविधा के रूप में और प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में। प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी बन के आता है, तो आप इसे पूरे फोकस के साथ पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध पेशे के रूप में। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बड़े क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं, तो आप इस पर पूरा फोकस करेंगे। प्रबंध पेशे के रूप में, आज के युग में प्रबंध को एक पेशे के रूप में लेने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रबंध के अध्ययन को भी पेशेवर शास्त्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसी अवस्था में यह निर्धारित करना अब ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि प्रबंध को एक प्रोफेशन यानी कि एक पेशा माना जाए या नहीं। इसके लिए पेशे की परिभाषा, उसकी विशेषता और उन विशेषताओं की इस प्रबंध में विद्यमानता है या नहीं, यह जानना आवश्यक है। वर्तमान में कई संस्थाएं, कई व्यावसायिक संस्थाएं अब खुद प्रबंधन करने की बजाय, यानी कि एक नियोक्ता या एक संस्थापक खुद प्रबंधन करने की बजाय इसे दूसरों से करवाना चाहता है। दूसरों से करवा के उसकी योग्यता का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है। इसीलिए प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अब डीप अध्ययन हम करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि आखिर पेशा होता क्या है। पेशा होता है आजीविका का वह साधन जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा जो लाभ की अपेक्षा सेवा की भावना से ज्यादा प्रभावित होता है, जिसमें हम अपनी विशिष्ट योग्यता के जरिए लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें जो हम लोग उत्पादित कर रहे हैं वो है हमारी सेवा, ना कि किसी वस्तु का उत्पादन। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं? अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए, यानी मूल्य प्राप्त करने के लिए, अपनी कमाई के लिए। एक तो सेवा होती है जब हम किसी मंदिर में दान पुण्य करके आते हैं, गरीबों को खाना खिलाना, ये एक अलग सेवा है जिसमें हम अपनी आजीविका के लिए या हम कुछ प्रतिफल पाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे होते। लेकिन पेशे को सेवा की भावना से इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें किसी वस्तु का लेन देन नहीं हो रहा है, इसमें मूल्यों का तो लेन देन हो रहा है। मूल्य भी वेतन के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके बदले हम कोई वस्तु नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं उन्हें अपनी सेवा। वो सेवा जो हमने एक डिग्री हासिल करने के बाद, एक अनुभव हासिल करने के बाद में, गहन अध्ययन करने के बाद में प्राप्त की है। और हमने उस अध्ययन करने के बाद में हमें उस पेशे के लिए, या बल्कि ये कहें कि मैनेजमेंट क्षेत्र में हमने विशिष्टता प्राप्त की है। अब हमारे पास कुछ स्पेशल गट्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनका हमें ज्ञान है, हमने इस बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। जिसे परिभाषित करते हुए कार्ल सैंडर्स ने भी लिखा है कि प्रबंध संभवतः वह व्यवसाय है जो बौद्धिक अध्ययन और प्रशिक्षण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य फीस या वेतन लेकर दूसरों को प्रवीण सेवाएं देना। इन्होंने भी साफ साफ वही कहा है कि हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले कुछ फीस या कुछ वेतन ले रहे हैं जिससे हमारी जीविका चले। तो इस तरीके से इसको किसी सेवा, सिर्फ सेवा ना कहकर इसे व्यवसाय की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन ये व्यापार नहीं है, व्यवसाय का एक भाग है जिसे हम पेशा कहते हैं। व्यापार होता है जब हम वस्तु लेकर मूल्य दे रहे हैं या मूल्य देकर वस्तु ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वस्तु और मूल्य का लेन देन नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है सेवा का लेन देन। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको इलाज देता नहीं है, वो आपका इलाज करता है। इलाज को कभी हमने हाथ में नहीं लिया, लेकिन हमने उसके बदले उसको मूल्य चुकाया, हमने डॉक्टर को उसकी फीस चुकाई है। तो हमने उसकी क्या प्राप्त किया? हमने उसकी अध्ययन, उसकी विशिष्टता का लाभ उठाते हुए अपना इलाज करवाया, उसने हमारा इलाज कराया, हमें अपनी सेवाएं दी हैं, उस डिग्री की सेवा दी है जिसके लिए उसने दिन रात अध्ययन किया था। तो ये हो गया, ये कहने का मतलब हो गया कि वह अपनी प्रवीण सेवाएं, जिसमें वो विशिष्ट है, जिसमें वो प्रवीण है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, वो सेवाएं देकर उसके बदले वो हमसे फीस ले रहा है, इसलिए इसे पेशे की श्रेणी में रखा गया है।
अतः हम कह सकते हैं कि पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा इन दक्षताओं का प्रयोग समाज के व्यापक हितों के लिए किया जाता है। और प्रयोग की सफलता केवल मुद्रा अर्जन से नहीं मापी जा सकती, बल्कि उसकी उन सेवाओं में कुशलता से मापी जाएगी, यानी कि वो अपने काम के प्रति कितना समर्पित है, इससे मापी जाएगी। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि पेशा एक व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय को यानी प्रबंध को पेशा कहने के लिए आवश्यक होगा कि वो बंदा मैनेजमेंट कोर्स कर आया हो, वो व्यक्ति मैनेजमेंट कोर्स करके आया हो, उसने मैनेजमेंट के अंदर दक्षता प्राप्त की हो, उसने ट्रेनिंग पीरियड अपना कंप्लीट किया हो, प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उसने इसके लिए विशिष्ट ज्ञान यानी कि अध्ययन भी किया हो। ये तब जाके उसको एक पेशे की श्रेणी में रखा जाएगा, अन्यथा ये इसकी सिर्फ कला ही रह जाएगी। जब तक कला के साथ विज्ञान जुड़ेगा तब वो एक पेशा बनेगा, क्योंकि विज्ञान कहता है सिद्धांतों का ज्ञान। अगर आपको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है तो आप सिर्फ कला ही रखते हैं, लेकिन जब आपको उसके सिद्धांतों का ज्ञान है, आपको प्रशिक्षण अनुसंधान करने आते हैं, आपके अनुभव हैं, तो इसे पेशे की श्रेणी में रखा जाएगा। मैकफार्लैंड ने पेशे की 5 विशेषताएं बताई हैं। पहला तो है ज्ञान की विद्यमानता, यानी कि एक प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है औपचारिक रूप से उसने ज्ञान की प्राप्ति की हो। औपचारिक रूप से यानी कि एक तो होता है कि हमने कर करके अभ्यास से सीखा, वो तो कला में आ गया, लेकिन औपचारिक रूप से ज्ञान की, जैसे कि आप एक विद्यालय में सीखते हैं, आप एक कॉलेज में जाकर सीखते हैं, जैसे बीएड वाले पढ़ाना सीखते हैं, ठीक वैसे ही ये कहलाता है औपचारिक रूप से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। किसी औपचारिक संस्था से, किसी संस्था के जरिए उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, एक उपाधि या एक डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। प्रतिनिधि संस्था, नैतिक आचार संहिता और सेवा की प्रवृत्ति, ये इनकी विशेषताएं हैं उनकी, कि उसने उनमें नैतिक आचार संहिता आनी चाहिए। नैतिक आचार संहिता क्या है, ये भी हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि एक व्यक्ति में कौन-कौन से नेतृत्व गुण होते हैं। नेतृत्व गुण में उसकी नैतिक आचार संहिता क्या होती है, मानवीय दृष्टिकोण क्या होता है, उसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसकी सेवा की भावना अपने कार्य के प्रति वो कितना समर्पित है, कितना नहीं है। प्रतिनिधि संस्था यानी कि वो संस्था जिससे वो जुड़ा हुआ है। ये सभी इस पेशे की विशेषता होती है। यदि इन विशेषताओं के संबंध में प्रबंध को देखा जाए तो उनमें कुछ विशेषताएं तो विद्यमान हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं विद्यमान नहीं हैं। अब देखते हैं वो कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा गया है, और वो कौन-कौन से कारण हैं जिनके कारण प्रबंध को पेशा नहीं माना जाता है। यानी वो तत्व जो विद्यमान है और वो तत्व जो विद्यमान नहीं है, वो कौन-कौन से हैं जो प्रबंध और पेशे की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। पहला कहता है कि प्रबंध ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो चुका है और इस ज्ञान के विस्तार में बहुत सी संस्थाएं लिप्त हैं, अतः प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है। आपने देखा है वर्तमान में कई संस्थाएं हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवा रही हैं, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कई संस्थाएं हैं जो जो इस ज्ञान को प्रदान कर रही हैं। औपचारिक रूप से हम ये ज्ञान अब कई संस्थाओं के जरिए प्राप्त कर रहे हैं, तो हम इसे पेशा कह सकते हैं, क्योंकि हमने पेशे की विशेषता मैकफार्लैंड के अकॉर्डिंग यही देखी है कि आपने वो ज्ञान औपचारिक रूप से प्राप्त किया है। अब हम मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, हम एमबीए कोर्स करते हैं, और 11वीं में भी हमने कई वो संस्थाओं का अध्ययन करा होगा जो मैनेजमेंट कोर्स करवा रही थी, हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार हम प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि आजकल हम मैनेजमेंट करना भी सीखते हैं। अब दूसरा आता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए औपचारिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत उपाधि देने की व्यवस्था है, जैसे कि बीबीए, एमबीए की उपाधि। यहाँ तक कि प्रबंध की पेशे की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, किंतु उसका दूसरा पक्ष यह है कि प्रबंधक के लिए एमबीए की उपाधि आवश्यक नहीं है, अतः इस आधार पर प्रबंधक को पेशा नहीं माना जा सकता। यानी कि आज के टाइम में मैनेजर रखा जा रहा है तो उसके लिए एमबीए की डिग्री देखी नहीं जाती। जब तक में हमने वो मैनेजमेंट डिग्री देखी नहीं, जब तक में हमने उस ज्ञान का उपयोग किया नहीं जो औपचारिक समूहों से हमने प्राप्त किया है, तो इस आधार पर यदि हम लोग देखेंगे तो प्रबंध पेशे की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि पेशा तो कहता है कि वो ज्ञान अर्जित होना चाहिए, वो भी किसी औपचारिक संस्था के जरिए। वो ज्ञान हमने प्राप्त किया हो, लेकिन हम प्राप्त ज्ञान का तो उपयोग कर ही नहीं रहे। मैं आज संस्थापक हूँ किसी उपक्रम का, मैं खुद ही मैनेजमेंट कर लेता हूँ, मैं खुद ही ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, मैंने किसी मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया है, मैं खुद मैनेजर बन गया हूँ, मैनेजर के दायित्व मैं उठा रहा हूँ, तो मैंने तो कहीं ज्ञान अर्जित किया ही नहीं था। जब मैंने ज्ञान अर्जित किया ही नहीं तो फिर इसको प्रोफेशन नहीं माना जाएगा, ये तो सिर्फ मेरी कला है,
ये मेरा पेशा नहीं है, क्योंकि पेशा कहता है कि आपको उस बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपका अध्ययन किया होना चाहिए, आप विशिष्ट होने चाहिए सिर्फ उसी काम में। डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, वो सिर्फ डॉक्टरी कर सकता है, इलाज कर सकता है, वो वकालत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो विशिष्टता हासिल की है वो डॉक्टरी के जरिए करी है, यानी उसने विज्ञान के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, या ये बोले चिकित्सा के क्षेत्र में उसने विशिष्टता हासिल की है। ठीक वैसे ही वकील ने वकालत के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की है। तो वो एक ही उनका ये बोला जाए निर्धारित विषय वस्तु होती है जिसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने गहन अध्ययन करके विशिष्टता हासिल की है। तो जब तक में हम प्रबंध को डिग्री से या उपाधि से या उसकी विशिष्टता से नहीं जोड़ देते, यानी एमबीए कंपलसरी नहीं कर देते, हम उसके साथ विशिष्ट ज्ञान को नहीं जोड़ देते, तब तक में प्रबंध को पेशा नहीं कहा जाएगा। अब प्रबंध को पेशे की श्रेणी में ना रखने का कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि वर्तमान टाइम में प्राचीन और स्थापित पेशे जैसे कि चिकित्सा हुआ, कानून हुआ, इनकी तरह प्रबंध के लिए भी कई प्रतिनिधि संस्थाएं हैं। जैसे कि भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिका में अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। किंतु प्रबंधकों के लिए इन संस्थाओं की सदस्यता की अनिवार्यता नहीं मानी गई है। जैसा कि चिकित्सा और कानून के पेशे में होता है, आप लॉयर तभी कहलाओगे जब आपने एलएलबी की है, आप डॉक्टर तभी बनोगे जब आपने एमबीबीएस किया है, आपने डिग्री हासिल की है। लेकिन प्रबंध में ऐसा नहीं होता है, हम किसी को भी उसके अनुभव के आधार पर मैनेजमेंट का दायित्व सौंप देते हैं। तो इसलिए प्रबंध को पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अभी सभी जगह तक यह कंपलसरी नहीं हुआ है कि मैनेजमेंट वही अपॉइंट होगा जो डिग्री धारक होगा। कई बार तो हम मैनेजर को अपॉइंट ही नहीं करते हैं, हम खुद ही मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो जहां पर हम लोग खुद ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, जबकि हमने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, हमने कोई अध्ययन हासिल नहीं किया है, तो फिर इसे पेशे की श्रेणी में कैसे रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। अब आगे आता है कि अन्य पेशों की भांति प्रबंध में भी आचार संहिता की व्यवस्था है, किंतु बहुत से प्रबंधक इस आचार संहिता से परिचित ही नहीं है, बल्कि कई तो जानते ही नहीं है कि नैतिक आचार संहिता क्या होती है। कई लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं अभी तक। तो जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं, यदि उनका पालन नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसे प्रोफेशन की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन ये कहता है कि आप सिद्धांतों, नियमावली और विधिक यानी कानून का पालन करें। लेकिन पेशे में प्रबंध में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं देखी गई है। इस दृष्टि से प्रबंध को स्थापित पेशे के समकक्ष तो हम नहीं रख सकते, यानी कि हम लोग इसे चिकित्सा और कानून के तौर पर तो उनके बराबरी में तो लाकर नहीं रख सकते, क्योंकि ये उससे बिल्कुल भिन्न है। कई लोग तो जानते ही नहीं है, मनमानी करते हैं। किसी में देखा गया है कि उनमें नैतिक आचरण ही नहीं है, नैतिक व्यवहार करना नहीं आता है उन्हें, नैतिक नियमावली उनको नहीं पता है, नैतिक मूल्यों का वो पालन नहीं कर रहे हैं, और कई तो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। तो यहाँ पे नैतिक आचार संहिताओं का भी पालन नहीं हो रहा है, तो फिर इसको पेशे की श्रेणी में पूर्ण रूप से नहीं रखा जाएगा। अब हम कारण देखते हैं प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखने का, कि सेवा की प्रवृत्ति प्रत्येक पेशे के लिए आवश्यक मानी गई है। यद्यपि किसी पेशे में ऐसी प्रवृत्ति का पालन करना या न करना देश की सामाजिक और नैतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो प्राप्त कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं मैनेजमेंट की सेवा हमने प्राप्त की है, यहाँ पे हमने उसको जो वेतन दिया था उसके बदले कोई वस्तु का लेन देन नहीं किया है, बल्कि उसकी सेवा भाव, उसने पूर्ण समर्पण भाव से हमारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य किया है। अपनी विशिष्टता के जरिए हमें सेवाएं दी हैं, तो उसके बदले हमने उसे फीस चुकाई है, उसके बदले हमने उसे वेतन दिया है। तो हम लोग इसे पेशे की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कि हम एक वकील को उसकी वकालत के बदले फीस देते हैं, हम एक डॉक्टर को उसके इलाज के बदले फीस देते हैं, क्योंकि उनमें सेवा भाव होता है, और ये सेवा भाव लोगों के हित के लिए होता है, लोगों के हितों की पूर्ति करने के लिए होता है। वो अपने लिए कोई सेवा नहीं कर रहा है, अपने निजी उद्देश्य से नहीं कर रहा है, वो हमारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। अपनी विशिष्टता का उपयोग वो हमारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कर रहा है, इसीलिए इसे सेवा भाव के साथ जोड़ा गया है, और सेवा भाव के साथ और इसमें मूल्य जुड़ जाने के बाद में इसे पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों और प्रवृत्तियों को देखने के बाद में ये तो कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध पेशाकार तो होता जा रहा है, लेकिन अभी ये बाल्यकाल की अवस्था में है। भविष्य में इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं कि हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी उतने उद्योगों की स्थापना नहीं हुई है, लघु और कुटीर उद्योग ज़्यादा हैं, तो हम लोग खुद ही मैनेजमेंट करते हैं, हम किसी प्रोफेशनल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन भविष्य में जिस तरीके से हमारे देश में बृहत स्तर पर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना देखी जा रही है, तो हम उस
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में मैनेजमेंट सेक्टर में से आने वाले प्रोफेशनल्स को यानी कि मैनेजर्स को भी स्थान मिलेगा और हम इस कार्य को यानी प्रबंध के कार्य को प्रोफेशन के तौर पर देखेंगे और हम विशिष्टता का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे और इनका उपयोग करेंगे। तो इस विश्लेषण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रबंध को कुछ विशेषताओं के आधार पर हम पेशे की श्रेणी में मान सकते हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं इसमें विद्यमान नहीं है, तो इसे हम संपूर्ण या स्थापित पेशे की श्रेणी में नहीं रख सकते, बल्कि इसे पेशे की दिशा में अग्रसित की श्रेणी में हम रख सकते हैं। जैसा कि रीस ने पेशों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने के बाद में प्रबंध को होने वाले भावी पेशे के रूप में बताया है, जो इस सारणी में हम देखते हैं। देखिए पेशे की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं। पहली बताई गई है स्थापित पेशा। स्थापित पेशा वो होता है जो ज्ञान की शाखा पर आधारित होता है, जिसमें हमने गहन अध्ययन किया है, गहन ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे कि चिकित्सा और कानून। इनके लिए पूर्ण रूप से विकसित किताबें हैं, उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन हम करते हैं। दूसरा आता है नवीन पेशा, जिसमें नए विषयों पर आधारित जैसे कि रसायन शास्त्र और समाज शास्त्र, ये नवीन परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। अगला आता है अर्ध पेशा, जिसमें प्राविधिक ज्ञान और अभ्यास ये इन दोनों पर आधारित होता है, जैसे कि नर्स, प्रयोगशाला सहायक। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। एक तरीके से ये कहा जाए कि ये व्यवहारवाद पर आधारित है, यानी कि इसमें ये क्रिया करके सीखते हैं। इसमें इन्हें ज़्यादा अध्ययन करने की या बुक्स वगैरह की नहीं, बल्कि सिर्फ इन्हें एक्सपीरियंस के आधार पर इन्हें एक्सपीरियंस कराया जाता है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अगला आता है भावी पेशा। भावी पेशा आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों पर आधारित है, जैसे कि प्रबंध। ये अग्रसर है, क्योंकि अभी हमने मैनेजमेंट के पूरी प्रकृति को ढंग से पहचाना ही नहीं है। हम खुद अभी इसमें सिर्फ 4 पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट की प्रकृति बहुत विस्तृत है। अभी हमने इस पर पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया है। सभी एकमत होकर नहीं चलते हैं, इसके सिद्धांतों को भी सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जाता है, इसलिए इसे भावी पेशे की श्रेणी में रखा गया है। अब आता है सीमांत पेशा, जिसमें प्राविधिक दक्षता पर आधारित होता है। ये इनका एक्सपीरियंस ही होता है जो इन्होंने अभ्यास के जरिए हासिल किया होता है। मैंने बोला ये व्यवहारवाद पर आधारित है, उसकी क्रिया पर आधारित है, जैसे कि हमारा ड्राफ्टमैन। तो इस तरीके से पेशे की कई श्रेणियां होती हैं, जिसमें हमने जो दक्षता हासिल की है अलग अलग जरिए से, कहीं हमने ज्ञान के जरिए, कहीं हमने अभ्यास के जरिए हासिल की है। अब प्रश्न आता है कि मेरी संस्था, मैं संस्था का संस्थापक हूँ, मैं खुद मैनेजमेंट करके चल रहा हूँ, जो एक मैनेजर काम करता है, जैसे नियोजन का, निर्देशन का, नियंत्रण का, वो सब तो मैं भी करके चल रहा हूँ। तो फिर एक प्रोफेशनल मैनेजर में, जो एक प्रोफेशनल है, उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? तो इसके लिए हम जानते हैं कि पेशेवर प्रबंधक क्या होता है, क्योंकि ये जानना ज़्यादा आवश्यक है। जैसा कि आपकी बुक में भी लिख रहा है कि सैद्धांतिक रूप से प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखना या ना रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना यह जानना इम्पोर्टेंट है कि किसी संगठन में प्रबंधक को किस रूप में अपनाया गया है, पेशेवर के रूप में या गैर पेशेवर के रूप में। अब पेशेवर और गैर पेशेवर होता क्या है, इसका अंतर जानने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पेशेवर प्रबंधक कहते किसे हैं। तो देखिए पेशेवर प्रबंधक को परिभाषित करते हुए प्रबंध शास्त्री एल.सी. गुप्ता ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है पेशेवर प्रबंधक केवल पेशेवर उपाधि धारकों की नियुक्ति से ही नहीं होता, अपितु उचित दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है। पेशेवर उपाधि से अधिक महत्व रखता है पेशेवर का दृष्टिकोण, यानी उसका नजरिया विभिन्न परिस्थितियों को देखने के प्रति कैसा है, उसकी क्षमता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी उपाधि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी काबिलियत क्या है। इसीलिए गैर पेशेवर और पेशेवर में बस अंतर है, वो है उसके द्वारा अर्जित ज्ञान से और उसके दृष्टिकोण से। जिसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक पेशेवर प्रबंधक में विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली विशेषता कहती है कि पेशेवर ज्ञान और तकनीक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। उसने जो ज्ञान हासिल किया है उसका उपयोग उसे पूर्ण रूप से करना चाहिए। जो भी तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करना उसे आना चाहिए। आधुनिक प्रबंध की तकनीकों का प्रयोग उसे आना चाहिए। वो नवीनता को एक्सेप्ट करके चलने वाला होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण परिवर्तन के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। जो भी आधुनिक तकनीकें हैं उनका उपयोग वो अपने ज्ञान के आधार पर कर सकता है। निरंतर होने वाले सिद्धांतों का उपयोग, यानी कि निरंतर जो नए सिद्धांत प्रतिपादित हो रहे हैं उनको प्रयोग में लाना उसे आना चाहिए, तो वो पेशेवर प्रबंधक कहलाएगा। व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता, सिर्फ खुद पर सेल्फ फोकस करने वाला इंसान कभी भी नेतृत्व क्षमता
नहीं रखता है, वो नेतृत्व करना नहीं जानता है, वो लोगों से अपना काम नहीं निकलवा सकता। इसलिए एक पेशेवर प्रबंधक में स्वेच्छाचारिता के स्थान पर टीम भावना पर बल देना उसे आना चाहिए। टीम भावना उसमें होनी चाहिए, तब वो लोगों को अपने साथ एक साथ कार्य करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। वो लोगों को प्रेरित कर सकता है कि वो उसके लिए कार्य करेंगे। वो लोगों को प्रभावित तभी करेगा जब उसमें टीम भावना होगी। परिवर्तन करना उसे आना चाहिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है। चौथा है आपका परिवर्तन प्रबंध हेतु से तैयार रहना चाहिए। पांचवा है संगठन में नियुक्ति पदोन्नति दक्षता आधारित हो, ना कि जन्म स्थान या पारिवारिक संबंधों या जाति पर आधारित। यानी कि जो भी उसमें नियुक्तियां हो रही हैं उनमें सामाजिक विषमताओं को ध्यान में ना रखा जाए। जो भी सामाजिक, जैसे कि जन्म स्थान है या पारिवारिक संबंध है या जाति, इसके आधार पर नहीं, बल्कि उसकी दक्षता या उसकी उपाधि या उसके ज्ञान या उसके अनुभव के आधार पर की जानी चाहिए। तो ये पेशेवर प्रबंधक कहलाएगा। अनुकूलतम निर्णय प्रक्रिया जिसमें विभिन्न पक्षों का हित समन्वित हो, इस तरीके से उसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए सभी पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए, तो वो पेशेवर प्रबंधक है। समाज हित के प्रति यह समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और राष्ट्रीय नीतियों के प्रति सम्मान करना उसे आता है। इसीलिए पेशेवर प्रबंधक और गैर पेशेवर प्रबंधक को अलग अलग रखा गया है। एक गैर पेशेवर प्रबंधक सिर्फ अपनी संस्था तक ही सीमित रहता है, उसका नजरिया अपनी संस्था के प्रति होता है। जबकि एक पेशेवर प्रबंधक ने अध्ययन करा है, अभ्यास करा है, उसने कई सिद्धांतों को देखकर उनका विश्लेषण करना उन्हें आता है। तो इस तरीके से उन दोनों की दृष्टिकोण में, नजरिए में फर्क होगा। इसलिए पेशेवर प्रबंधक को आवश्यक माना गया है। यदि हम ये एक्सेप्ट करके चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। तो ये टॉपिक प्रबंध की प्रकृति पेशे से जुड़ी है या नहीं, ये हमने अध्ययन कर लिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग अपने नोट्स बनाते चलें ताकि उनसे रिवाइज करते चलें जब तक मैं आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रबंध की सार्वभौमिकता। इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे कि प्रबंध की सार्वभौमिकता क्या है। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप पूछ सकते हैं।